लास्ट टॉपिक था हमारा जी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। और ये इस पे क्वेश्चन मोस्टली एक ही आता है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का ये क्योंकि असाइनमेंट होगी तो दोनों पे एक ही असाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाए। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना, वो बेसिकली है वैसे एक ही टॉपिक, लेकिन क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं इसलिए उनको हम अलग अलग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही इकट्ठे टॉपिक है लेकिन ये अलग। गुड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी सर्विसेज की डिस्कशन होगी। ठीक है। The general principle of non-discrimination in Article 18 TFEU applies to self-employed people, companies, and service providers, entitling them all to equal treatment with nationals. As such, both the right of establishment and the freedom to provide service rest on the prohibition of discrimination. The key treaty provisions are Article 49 and 56 TFEU. In case so and so sets out the criteria for determining whether a person or company is established in another member state or is a provider of service in another member state. The difference is that establishment applies to an activity which is pursued on a stable and continuous basis in another member state, whereas services are temporary in nature. Whether the activity falls in the establishment, Article 49 TFEU, or services, Article 56 TFEU, depends on the duration, regularity, periodicity, and continuity of the provision of the services. Basically, जो सर्विसेज के रिलेटेड टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो इस पे होगी कि जो नेशनल हैं और जो मेंबर हैं दूसरी मेंबर स्टेट्स के, जो नेशनल्स होंगे, अगर वो किसी होस्ट स्टेट में सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनको क्या वही राइट्स मिलने चाहिए उनको भी जो वहाँ के नेशनल्स को मिल रही हैं। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट और जो सर्विसेज का डिफरेंस है वो ये है कि सर्विसेज जो है वो टेम्परेरी इन नेचर है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो परमानेंट बेसिस पे होगी। सर्विसेज फॉर द टाइम बीइंग भी हो सकती है और एस्टेब्लिशमेंट होगी जैसे कोई कंपनी डेवलप कर ली किसी दूसरे मुल्क में, कोई परमानेंट बेसिस पे काम चल रहा होगा। सर्विसेज में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है जो टेम्परेरी बेसिस पे होगा। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। तो लेकिन जो दोनों में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में कंसिस्टेंसी है और सर्विसेज जो है वो टेम्परेरी इन नेचर। Another key difference between services and establishment lies in the extent to which member states are allowed to impose either on rules on non-nationals. The court has held that in the case of establishment, the host state can require compliance with its own rules governing the activity concerned, subject to the principle of proportionality. On the other hand, the host state rule should not be applied to the same extent to a person providing services on a temporary basis, since they already have to comply with the rules in their home state and this would amount to dual burden. अच्छा, जो इनमें मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए जो होस्ट स्टेट ने प्रिंसिपल रूल्स डिराइव किए हैं वो सर्विसेज पे अप्लाई नहीं हो सकते। अगर वो सर्विसेज पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए उसके ऊपर डुअल बर्डन वाला सिनेरियो होगा कि वो अपनी होम स्टेट के रूल्स भी फॉलो कर रहा है और साथ में जो होस्ट स्टेट है उसके भी उसको रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ रहे हैं और दोनों को एट अ टाइम कंप्लाई करना समटाइम्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो रिजिड प्रिंसिपल है इसके रूल्स, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, वो एस्टेब्लिशमेंट में हो सकता है, सर्विसेज पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोई अगर कोई सिस्टम डेवलप करेगा, कोई कंपनी डेवलप करता है या परमानेंट नेचर की कोई एस्टेब्लिशमेंट उसने बना ली है वहाँ, वो उसी सूरत में कंप्लाई कर सकता है वहाँ के रूल्स या उस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं जब तक वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए।
इसलिए उसके लिए रूल्स कंप्लाई करना होस्ट स्टेट के पॉसिबल है। तो इसलिए रिजिड प्रिंसिपल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से अप्लाई होगा रादर सर्विसेज। ठीक है। द स्कोप ऑफ द फ्रीडम ऑफ टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब ये जो टर्म है ना, इसको गूगल पे मैंने बहुत जगह सर्च किया और 3-4 एक्शन डिफरेंट मिले। बेसिकली इसका पर्पस ये है, इसका जो मीनिंग है इस टर्म का वो ये है, गिव गिव राइज टू द सब्जेक्ट मैटर या बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। राइज टू द सब्जेक्ट मैटर या बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। Scope of the services provisions. The freedom to provide services is a residual category. This term means that it covers those areas not covered by the other provisions relating to the free movement of goods, capital, and persons. In 1957, when the Treaty of Rome was signed, services was regarded as a relatively marginal sector. Since then, the provision of services, including financial services and insurance, has become much more important and now constitute a significant part of the EU economy. The structure of the treaty provision is as follows. Article 56 TFEU contains the basic rule abolishing restriction on the freedom to provide services. Article 57 defines services. Article 58 contains the specific provisions for the transport sector. Article 59 TFEU provides the power to issue directives. ये होस्ट स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है। Article 61 TFEU is non-discrimination transitional provisions. Article 62 TFEU applies to services the derogation on grounds of public policy, public security, public health, and for activities connected with the exercise of official authority. ठीक है जी। नहीं नहीं, होस्ट स्टेट वो होगी जो किसी दूसरे स्टेट मेंबर स्टेट के इंडिविजुअल को या कंपनी को एंटरटेन कर रही है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन होस्ट स्टेट और होम स्टेट अपने काम से बड़ी क्लियर है। होस्ट स्टेट वो होगी जहाँ पे किसी दूसरी मेंबर स्टेट का इंडिविजुअल या कंपनी अपना बिजनेस वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, किसी दूसरे मेंबर स्टेट, वो होगी होस्ट स्टेट। जिसका वो इंडिविजुअल होगा या वो नेशनल होगा वो होगी उसकी होम स्टेट। ठीक है। तो ये हाँ हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो डिफरेंट कैटेगरी है। सर्विसेज और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है। सर्विसेज, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी सर्विसेज की कैटेगरी में फॉल करेगा ना। आप किसी जगह पे जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, वहां पे अप्लाई करते हैं, वहां पे जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन होगी। अगर नेशनल्स के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे उस कंट्री के भी, या उस डिपार्टमेंट के, या जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसके। ठीक है। तो वहाँ पे उसके जो रूल्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है। लेकिन वो भी परमानेंट नेचर कंसिडर की जाएगी ना, अगर जब तक वहाँ पे वो एम्प्लॉयड है। ठीक है। कोई भी बंदा, कोई भी नेशनल, जो बेसिक पर्पस है ना वो इस प्रिंसिपल का वो ये है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी उसके ऊपर अगर नेशनल रूल्स जैसे नेशनल कंपनी पे अप्लाई होंगे या नेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होंगे, उसी तरह अगर कोई दूसरे मेंबर स्टेट का इंडिविजुअल वहां पे बिजनेस रन करता है तो उसके ऊपर भी वो सेम रूल अप्लाई होंगे। कौन है? निशान।
अब डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके अपने टैक्स इम्पोजिशन है, ठीक है। अब आगे एग्जांपल्स, केस लॉ के एग्जांपल्स जो हैं वो उससे बड़ा क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे स्कोप है होस्ट स्टेट का दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई रूल्स, ऑब्लिगेशंस, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का, ठीक है। किस स्कोप में वो कर सकते हैं, किस स्कोप में वो नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस हद तक अप्लाई हो सकते हैं, किस हद तक नहीं हो सकती। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज करने जा रहे हैं वो इक्वलेंट होनी चाहिए उस चीज़ के जो जस्टिफाइएबल है। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट की टर्म जो है ना वो जस्टिशिएबल से रिलेट की जाएगी। कोई ऐसी चीज़ें लेस रिस्ट्रिक्शंस में अगर कोई जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस अगर ज़्यादा इम्पोज की जाएंगी तो उसको डिसप्रोपोर्शनेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट का जो बेसिक पर्पस यहाँ पे वर्ड जो बार बार यूज होगा उसका बेसिक पर्पस होगा जस्टिशिएबल, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस रखता हो, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 56। In case so, the court established that Article 56 TFEU has direct effect. The court ruled that Article 56 TFEU specifically applied to a situation where a service provider was prevented from providing a service because of their residence in another member state. In this case, a rule which required a person to be habitual resident in the host state in order to provide legal representation services, there would legal representation services, they would deprive Article 56 TFEU of all effect, as the requirement to be established in the Netherlands was easier for Dutch nationals to comply with. The rule amounted to indirect discrimination on the ground of nationality. And although in some cases a residence requirement may be necessary to ensure the application of professional rules of conduct, this was only if supervision could not be achieved by less restrictive means. बेसिकली इसमें वो यही चीज बता रहा है कि कोई रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो सर्विस प्रोवाइडर को प्रिवेंट करें कोई सर्विस प्रोवाइड करने से, वो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप चेक एंड बैलेंस ना रख सकें, वहां पे अगर आप रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अप्लाई करते हैं तो वो जस्टिशिएबल है, वो प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। लेकिन जहां पे आप उनको आर्बिट्रेरली पावर्स एक्सरसाइज करेंगे वो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। The extension of Article 56 TFEU to non-directly, discriminatory, or indistinctly applicable rules was further developed in the case and so. In particular, these cases elaborated upon the requirement that rules be necessary and proportionate to the desired objectives. ठीक है, ये केस लॉज की एग्जांपल्स हैं। One factor in deciding whether a host state requirement are necessary and proportionate is whether the control or supervision is adequately carried out by the service provider's home state. In Web, an employment agency in the UK provided temporary staff in the Netherlands. It had a license under UK law, but Dutch law also required it to have a Dutch license. The court accepted that the licensing of employment agencies was legitimate and in the public interest, as it was necessary to avoid abuse and to protect the workers involved. But imposing the Dutch rules was only justified if those interests were not already protected by the home state. ठीक है, अब इस केस में यूके जो है वो स्टाफ प्रोवाइडर था नेदरलैंड्स में, और उनके पास जो उनका अपना नेशनल लॉ है उसके अंडर उन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ। लेकिन डच लॉ की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो उनके मुताबिक लाइसेंस ऑब्टेन करे अगर वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते। तो कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर
चूंकि जो राइट्स थे स्टाफ के, वर्कर्स के, वो उस लाइसेंस के अंडर कवर होते थे और प्रोटेक्टेड थे, तो एक और प्रिंसिपल अप्लाई करना जो है वो उस पर डिस्क्रिमिनेटरी जो एक्ट, डच लॉ, डच कंट्री का जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था उसको कोर्ट ने लेट डाउन किया। ठीक है। In general law, on the provision of patent renewal service reserved the right to operate the service, which consisted of sending out reminders that patents were about to expire and then dealing with the renewal process to patent agents and lawyers. Then a UK company provided such services to clients throughout the EU, including Germany. It operated lawfully in the UK but did not meet the requirement of German law. A German competitor brought an action to prevent Denmark from operating in Germany. The court held that Article 56 TFEU requires not only the elimination of all discrimination against a person providing services on the ground of their nationality, but also the abolition of any restriction, even if it is non-discriminatory, if it is liable to prohibit or otherwise impede the activities of a provider of services established in another member state. Where the person lawfully provides similar services, the court held that while the general rules might be justified to protect the recipients of the services in question, the requirements were disproportionate. तो बेसिकली इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ होम स्टेट और मेंबर स्टेट से रेलेवेंट मैटर नहीं होगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी और कंट्री में सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो वहाँ पे लीगल है और सब जगह पे वो उसकी जो सर्विसेज जो है वो लीगल कंसिडर की जा रही हैं, तो किसी एक स्टेट का उस पर कोई रूल या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होगा, जस्टिशिएबल नहीं। ठीक है, या डिसप्रोपोर्शनेट होगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो देखें बेसिकली आप ईयू से बाहर तो जा ही नहीं सकते ना। जब इससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड बात होगी या गुड से रिलेटेड बात होगी, सर्विसेज से रिलेटेड बात होगी, तो आप ईयू से बाहर नहीं जा सकते। ये जो जितनी डिस्कशन होगी ना ये सारी, या ईयू मेंबर स्टेट से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो लॉ, जैसे एग्जांपल ये है, ईयू में जितनी भी कंट्रीज थी सबको यूके सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। पेटेंट्स बेसिकली जो इस केस में सिनेरियो है वो ये है कि पेटेंट्स जो होते हैं वो आपके जो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स होते हैं ना उनके रिन्यूअल के चार्जेस हैं। ठीक है, तो जनरल लॉ की अपनी रिक्वायरमेंट, लेकिन यूके जो है इनके एजेंट्स और लॉयर जो है ये सर्विस प्रोवाइडर थे। ठीक है, ऑल ओवर ईयू। ठीक है, जर्मन लॉज की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डिफरेंट थी जो यूके के सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे जिस लॉ के अंडर, उससे डिफरेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उन्होंने उनकी सर्विस एक्सेप्ट करने से इनकार किया, जिस पे ये केस गया और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इंडिविजुअल्स के ऊपर सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, ये स्टेट टू स्टेट भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे यूके सेम सर्विस इटली में या फ्रांस में प्रोवाइड कर रहा है या नेदरलैंड में प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है, वही सेम सर्विस अगर वो जर्मनी में प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जर्मनी डिफरेंट रूल्स क्यों अप्लाई करेगा? अगर वो वही रूल्स, वही प्रिंसिपल फ्रांस को, इटली को, नेदरलैंड को एक्सेप्टेबल हैं तो जर्मनी को भी एक्सेप्ट करने पड़े। ये बेसिक प्रिंसिपल है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेसिक। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल का भी राइट प्रोटेक्ट होगा, कंपनीज का भी राइट प्रोटेक्ट। ठीक है, अब वहां पे कोई डेवलप करता है कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरी मेंबर स्टेट में और वही सेम प्रोडक्शन जो है वो वहाँ की लोकल कंपनी या लोकल एस्टेब्लिशमेंट भी वही सेम प्रोडक्ट तैयार कर रही है जो वो नई एस्टेब्लिशमेंट किसी फॉरेनर की या दूसरे मेंबर स्टेट के इंडिविजुअल ने वहाँ पे डेवलप की है। अब जो प्रिंसिपल्स उसके अपने इंडिविजुअल पे, अपने नेशनल पे अप्लाई होंगे, नेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होंगे, वो ही किसी दूसरे मेंबर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ताकि सेम प्रिंसिपल पे वो एस्टेब्लिशमेंट के लॉज जो हैं उनको डेवलप करें।
डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ना हो। ठीक है, वो यही कह रहे हैं ना कि अगर बाकी कंट्रीज को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर जर्मनी को क्यों प्रॉब्लम है ये यही सेम सर्विसेज उसकी अडॉप्ट करनी। It also held that the freedom to provide services may be limited only by national rules, which are non-discriminatory, justified by imperative reason relating to the public interest, necessary and proportionate. ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे होंगी वो उसका उन्होंने बेसिकली डिफाइन कर दिया है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, इम्पेरेटिव रीजंस होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी होनी चाहिए और ऑब्वियस रीजन है फॉर्चुनेट होनी। यार उनको पानी का दे। हाँ उनको कहना है यार बड़ी मेहरबानी होगी जूस की बोतलों में ना दे देना यार। 72 है। रिस्ट्रिक्शन। हाँ हाँ। नहीं उसमें उसमें वो एप्लीकेबल हो नहीं सकती। तो बेसिकली मैंने जो स्टार्ट में आपसे बात की ना पोस्टनेट और जस्टिशिएबल वाली, ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आगे चल के हम जब केस लॉस की एग्जांपल पढ़ेंगे ना सेम सिनेरियो होगा। ठीक है, उसमें अगर किसी का लॉ या रीजनिंग जस्टिशिएबल होगी तो कोर्ट ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ पे जस्टिशिएबल नहीं होगी कोर्ट उसको अडॉप्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये तो इन्होंने आर्टिकल्स बना दिए हैं, सारा कुछ है, ये समझे एक टिपिकल सा इन्होंने सेटअप डेवलप कर दिया। जो बेसिक उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना वो कोर्ट्स के थ्रू ही होगी। ठीक है, अब इन्होंने बड़ा नैरो सा स्कोप है, मतलब आर्टिकल आप कोई भी ओपन करके सब पढ़े 56 पे जाएं, 18 पे जाएं, जो बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, उसको आप बड़ा लिमिटेड स्कोप उसका देखेंगे, लेकिन उसी चीज को जब आप केस लॉस के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो वो उसका स्कोप जो है वो बड़ा नैरो, बड़ा ब्रॉड और बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आगे जो केस लॉस की एग्जांपल है ना वो कॉन्सेप्ट इसका ज्यादा क्लियर करेंगे, बीच में कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिक प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करें। ऑब्वियस। हम्म। ऑब्वियसली। हाँ हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है ना उसका पब्लिक इंटरेस्ट से आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, उसके पब्लिक इंटरेस्ट से क्या रिलेशन बनेगा। वो तो उसकी अपनी जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको, वो तो उससे रेलेवेंट होगी, पब्लिक इंटरेस्ट से रेलेवेंट तो नहीं होगी। जिसने पीनी है उसके लिए तो 500 ml भी काम होगी। Can I start? The meaning of services. According to Article 57 TFEU, two things characterize services
they are temporary in nature, and they are normally provided for remuneration. The It can be difficult to draw a clear line between services of an economic nature and non-profit making ones. And in a series of cases, the court has held that it is not essential that the person who receives the services be the person who provides the remuneration. ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें जो रिन्यूमरेशन वाली बात हो रही है, उसमें उन्होंने एक तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसमें से एक तो इन्होंने गिफ्ट रिमूव कर दी और अनसॉलिसिटेड एक्टिविटी फ्रॉम द स्कोप ऑफ ट्रीटी आर्टिकल्स। अनसॉलिसिटेड एक्टिविटी जो है वो होगी जो काइंड ऑफ गिफ्ट ही आप समझ, ठीक है, वो सर्विसेज या वो चीज़ जिसकी आप डिमांड नहीं करते लेकिन आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें वो एक गिफ्ट गिफ्ट रिलेटेड ही समझ में आ रहा है। और दूसरा इसमें इन्होंने जो डिस्कशन की हुई है वो ये है कि जो इकोनॉमिक नेचर है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग वन, इसको इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना या इसको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो कोर्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई कर दी कि लाजमी नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, या जो बंदा जो सर्विस रिसीव कर रहा है वही वो बंदा हो जो रिन्यूमरेशन दे रहा हो, ठीक है। जैसे आप किसी को कोई पार्सल सेंड करते हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि जो उसका रिसीवर है वही उसके लिए आपको पे कर रहा हो, ठीक है। उसका उसकी पेमेंट जो है आपको किसी और चैनल के थ्रू भी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो स्टेट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है और स्टेट ने आपको बाउंड किया हुआ है इंडिविजुअल को प्रोवाइड करनी, ठीक है, उस कैटेगरी में भी फॉल कर सकती है। इन केस ऑफ स्टेट स्कूल ऑपरेटिंग, ये एग्जांपल बड़ी अच्छी है, ऑपरेटिंग विद इन द नेशनल एजुकेशनल सिस्टम वाज हेल्ड नॉट टू बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। However, a school in the private sector which is financed by a private means of for profit, that is the fees are paid by pupils and their parents, is a provider of services under Article 56 TFEU. See also cases, so and so examples, case laws की एग्जांपल है इसके साथ, ठीक है। एग्जांपल समझ आ गई है, ठीक है। एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल है वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। वो बेसिक उसका पर्पस इकोनॉमिक पर्पस है, ठीक है, वो उससे रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर में या उस सर्विस में फॉल करेगी, ठीक है। Services and cross-border activity. Three broad categories of cross-border activity are covered by the Article 56. Cross-border activity with the service provider moving temporarily from state A to state B. Cross-border activity with the recipient of the service moving temporarily from state A to state B. Cross-border activity with no person moving, instead the service itself moves. Example, telecommunication. पहले वाले में जो है वो डिस्कशन हो रही है टेम्पररी सर्विस एक स्टेट में, एक मेंबर स्टेट से दूसरी मेंबर स्टेट में, ठीक है। दूसरी में रेसिपिएंट की हो रही है, जिस सर्विस का रिसीवर है, ठीक है, उसकी मूवमेंट है एक स्टेट से या होम स्टेट से होस्ट स्टेट, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन में दोनों कंडीशन नहीं है, सिर्फ सर्विसेज मूव हो रही है,
ठीक है, और उसकी एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अब उसके लिए किसी को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है सर्विस प्रोवाइड करने। ठीक है, the freedom to provide a service, article 56 clearly states that freedom to provide service and the scope of this freedom was demonstrated in case so and so. Also case concerned a restriction imposed by the Austrian authorities on the number of mooring on Lake Constance, which could be held by boat owners resident in other member states. The court found that Austrian rule breached Article 56 since it interfered with the company's attempt to provide a service. अच्छा, मूरिंग होती हैं जो आपकी बोट पार्किंग नहीं होती, ठीक है, लेक शोर पे, ठीक है, उसको मूरिंग बोलते हैं। क्या कहा था मैंने? थैंक यू यार। क्या चाहिए? पानी चाहिए आपको? पानी चाहिए? अब इस पे जो दूसरे मेंबर स्टेट्स के लोग अगर वहाँ पे पार करते थे या कोई ऐसा इशू होता था, उस पर उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बना दी। ठीक है, जिसको कोर्ट ने रूल्स के अगेंस्ट कंसिडर। ठीक है, the freedom to receive a service, the Court of Justice has extended the scope of Article 56 to include the freedom to receive services. For example, in joint cases, two Italian traveling to another member state as tourists and for medical treatment were protected by Article 56 TFEU. In case of French law provided compensation for injuries to French nationals and residents who were victims of crime. The court found that this rule could not be dependent on a resident's qualification, and as such, Mr. Owen, who on a visit to Paris was robbed and injured, could claim compensation as a recipient of service under Article 56. ठीक है, टूरिस्ट था, उसके साथ रॉबरी भी हुई और उसको इंजरीज भी उसने जो है वो की, तो उसको फ्रेंच नेशनल्स का लॉ था कि वो उसकी कंपनसेशन देते। ठीक है, वो फाइनेंशियल लॉस हो उसकी भी और जो इंजरीज क्लेम है उसकी भी। ठीक है, तो उसको जो इसमें इफेक्टी था उसको उनने ड्यू टू नॉन रेजिडेंट उसको वो सर्विसेज सेम नहीं प्रोवाइड की, तो उस पर कोर्ट ने ये हेल्प किया हुआ कि उसको भी वही सेम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जो वहाँ के नेशनल को या रेजिडेंट प्रोवाइड की। दिस एक्सटेंशन हैज बीन स्पेशली इम्पोर्टेंट द फील्ड ऑफ एजुकेशन, healthcare. A number of cases have dealt with the freedom of patients to seek health services in another member state and to subsequently reimbursed by the national social security or insurance scheme. In case the Court of Justice held that a requirement for prior authorization for treatment to be provided in another member state as a prerequisite for reimbursement was contrary to Article 56 and 57 TFEU. Such restriction could only be justified if there was a risk of seriously undermining the financial balance of the social security system. बेसिकली इसमें जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है उसमें कोर्ट ने प्रिंसिपल ये अडॉप्ट किया, एक मेंबर स्टेट का नेशनल किसी दूसरी मेंबर स्टेट में जाके अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है जो उसका नेशनल सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस जो है उसकी वो कवर कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए प्री रेक्विजिट या प्री कंडीशन कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि जब तक आपकी मेंबर स्टेट जो है
उसका बिल अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि ये स्टेट टू स्टेट जो है वो ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें वो कंपनसेशन जो है वो उसकी इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी से करें। तो उसकी ये एक रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको अपने मेंबर स्टेट से उसकी अब इसका अप्रूवल लेना जो है वो जरूरी है। ठीक है। तो रीइंबर्समेंट बेसिकली उसको बोलते हैं कि आप ऑलरेडी एक पेमेंट किसी जगह पे आपने वो क्या कहते हैं लगा दी हो, और ये पॉलिसी हो, स्टेट पॉलिसी हो या बैंक की पॉलिसी हो कि वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी हो कि वो आपको रीइंबर्स करेगा या उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेट करेगा जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की। रीइंबर्समेंट की अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को? रीइंबर्स क्या होता है? जैसे आपको आपकी इंश्योरेंस है ना, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आप किसी हॉस्पिटल जो आपके इंश्योरेंस के अंडर आ रहे हैं उस हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो आप अपनी जेब से पे करते हैं। ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी बाद में बाउंड है वो अमाउंट स्पेसिफिक जो आपकी लग चुकी है वो आपको रीइंबर्स करे। हाँ। आप बिल बनाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने ट्रीटमेंट करवाया, आपका 1.5 लाख का खर्चा है। ठीक है। वो आपकी इंश्योरेंस के अंडर कवर है। ठीक है। तो आप वो 1.5 लाख का बिल इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, वो वही अमाउंट रीइंबर्स करेगी आपके अकाउंट। तो रीइंबर्समेंट का प्रोसेस ये होता है। अगर एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एक स्टेट का या इंश्योरेंस का सिस्टम एक स्टेट ने डेवलप किया है और दूसरी स्टेट का इंडिविजुअल जो है वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाता है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट इस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता कि उस अप्रूवल नहीं है। ठीक है। सिंपल। In joint cases, persons registered with the Social Security Sickness Insurance in the Netherlands are subject to the requirement of prior authorization to receive medical treatment in the member state. The court held that such a requirement could be subject to the following conditions. The treatment is normal in the professional circles concerned and the medical treatment is necessary. The court went further to clarify that the phrase normal in the professional circles concerned meant that the treatment must be sufficiently tried and tested by international medical science. This ensures that it is assessed according to international and not just national criteria. तो इस पॉइंट को ऐड करने का बेसिक पर्पस ये है कि जो ट्रीटमेंट हो वो इंटरनेशनल लेवल का हो, ना कि नेशनल लेवल का। तो इस पे ये टेस्ट अप्लाई करना जो है इसलिए ज़रूरी होगा कि जो ट्रीटमेंट किसी और मेंबर स्टेट के इंडिविजुअल को मिल रहा है वो वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो उसके अपने नेशनल। ठीक है। उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। It is also stated that authorization can be refused on the grounds of lack of medical necessity only if the same or equally effective treatment can be obtained without undue delay in a hospital having a contractual arrangement with the insured person's sickness fund। ठीक है। इसमें एक और चीज एक और पॉइंट ऐड कर दिया, बेसिकली आप इसको एलेबोरेशन समझें इसी प्रिंसिपल कि ऑथराइजेशन जो है वो किन किन पॉइंट पे रिफ्यूज की जा सकती है। इस पे एक सिनेरियो ये है कि वो सेम ट्रीटमेंट जो है आप किसी और जगह से करवाना चाह रहे हैं और वही ट्रीटमेंट जो है वो आपको एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा हो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर है। ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर किसी और जगह से जाके आप ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ऑथराइजेशन जो है वो रिफ्यूज की जाती है। ठीक है। वो लोग इस तरह करते होंगे ना कि जो ट्रीटमेंट जो आपके हॉस्पिटल पैनल पे है इंश्योरेंस कंपनी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अब जो पैनल पे होते हैं उनकी आपस में एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है। वो एक दूसरे को फेवर दे रहे होते हैं किसी भी कॉन्टेक्ट में, इसीलिए वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो रेफर कर रहे होते हैं वहाँ पे।
किसी और हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाने का मकसद ये है कि वहाँ पे ज़्यादा बिल बनेगा, ठीक है, और उसमें से जो है वो अपना कट अलग लगा लिया, हॉस्पिटल का कट अलग से निकाल लिया। तो उस प्रैक्टिस को जो है वो रिफ्यूज करने के लिए ये प्रिंसिपल कोर्ट ने डाला। इनको in case so in which prior authorization could be required for treatment outside France but could only be refused if the same or equally effective treatment for the patient could be obtained in France without undue delay. The court stressed that because prior authorization requirement hinder the exercise of fundamental freedom, they must be based on objective, non-discriminatory criteria which are known in advance so that national authorities do not use their discretion arbitrarily. Also, there must be a procedural system which is easily accessible and capable of ensuring that a request for authorization will be dealt with objectively and impartially within a reasonable time, and refusal to grant authorization must also be capable of being challenged in judicial or quasi-judicial proceedings. Quasi-judicial proceedings आपके ट्रिब्यूनल्स, आपके मैजिस्ट्रेट्स, सारे quasi-judicial forums other than जुडिशरी, जो भी फोरम होगा लीगल फोरम, ठीक है, वो आपका जुडिशियल फोरम है। ये केस क्लियर है। इसमें बेसिकली वो यही बात कर रहा है कि ऑथराइजेशन के एक और सिनेरियो में रिफ्यूज हो सकती है कि जो स्टेट मेंबर स्टेट या होम स्टेट है वो सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हो विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, विदाउट डिले जो है वो सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हो और आप किसी और जगह से करवाना चाह रहे हो, उसमें भी ऑथराइजेशन जो है वो रिफ्यूज की जा रही है। The Court of Justice ruled that the UK National Health Services was obliged to refund the cost of hospital treatment obtained in another member state if the patient concerned was faced with the undue delay in the UK. It held that although the prior authorization system governing NHS reimbursement of the cost of hospital treatment elsewhere in the UK was a deterrent to patients from seeking such treatment, it was justified. However, where the delay in offering treatment in the home state exceeds a medically acceptable time period, the competent authorities may not refuse authorization because of any of the following. ठीक है, अच्छा आगे कंडीशंस इन्होंने दी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि जो ऑथराइजेशन है यूके में वो उस कंडीशन में अलाउड है जहाँ पे अनड्यू डिले होगा, ठीक है, और प्रायर ऑथराइजेशन सिस्टम जो है रीइंबर्समेंट का कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल, बेसिक पर्पस उसका ये था कि ईयू जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट करे उस ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट उसकी स्टेट प्रोवाइड कर रही है अपने नेशनल्स को विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, वही ट्रीटमेंट वो कहीं और से ना करे। उस प्रिंसिपल कोर्ट ने एंडोर्स किया और कहा कि यहाँ पे जो रिफ्यूज़ल है वो जस्टिफाइड, लेकिन किसी ट्रीटमेंट में अगर ऐसा अनड्यू डिले हो जो मेडिकली जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको फुलफिल ना कर रहा हो या उससे एक्सीड कर रहा हो, ठीक है, वहाँ पे प्रायर ऑथराइजेशन जो है वो उसको स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा जी, द competent authorities may not refuse authorization because of any of the following: the existence of waiting list, ठीक है, अब ये कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें वो रिफ्यूज नहीं कर सकते? The alleged distortion of the normal priorities, the fact that hospital treatment is offered free of charge, a comparison between the cost of treatment provided in the host member state and the cost of treatment in the member state of the resident, ठीक है। In case the court upheld a national requirement for prior authorization in order for the competent institution to be responsible for payment for treatment planned in another member state and involving the use of major medical equipment outside a hospital setting,
According to the code, due to the dangers to the organization of public health policy and the financial balance of the social security system, such a requirement was a justified restriction. ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली वही बात जो हमने ऊपर प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं कि जो हॉस्पिटल का कोई मेजर मेडिकल इक्विपमेंट है उसको उन्होंने आउटसाइड द हॉस्पिटल यूज़ करना था। ठीक है, जो डिफरेंट एंगल से जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में फॉल नहीं करता और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है चीज़। तो इसमें उनका जो रिफ्यूज़ल है कोर्ट ने उसको जो है वो अपहेल्ड किया हुआ है और कहा है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है। Contrast with case in which the court held that legislation of a member state which is interpreted as excluding in all cases reimbursement in respect of hospital treatment given in another member state without prior authorization is not consistent with Article 56 TFT. Services that move where the service provider and recipient do not. In case the Netherlands had introduced rules which prohibited cold calling, uninvited telephone sales for the sale of certain financial services to potential customers. The restriction was imposed by the home state of establishment but restricted the freedom to offer services in another member state. Despite this, the court held that a company established in the Netherlands could plead Article 56 TFEU against its own home state in this situation, stating that the right freely to provide services may be relied on by an undertaking as against the state in which it is established if the services are provided for person established in another member state. Seeking to draw an analogy with the CAC ruling, CAC वाला केस भी जो हमने गुड्स में पढ़ा था, free movement of goods में, ruling in relation to goods, the Dutch and UK government argued that the Dutch rule merely affected the way in which the services could be offered. This was rejected by the Court of Justice because the rule directly affects access to the market in services in the other member state and is thus capable of hindering intra-community trade in service. Despite this, the Dutch rule was held to be justified and proportionate on the grounds of protecting the reputation of Dutch financial sector. Derogations from the free movement of services. Article 51 TFEU allows member states to exclude activities connected even occasionally with the exercise of official authority. Article 52 TFEU provides for derogation from the right of establishment and the right to provide or receive services on the same grounds as for workers, namely public policy, public security, and public health. The tension between the general right to provide and receive services and the state regulation of certain activities is similar to the development of case law regarding the free movement of goods. For example, the state may have determined that certain activities are illegal despite being legal in other member states, or that consumers require protection in certain services sectors. As a consequence, the court's approach is to set out the general right to provide or receive a service, but to acknowledge that certain obstacles to service provision can be acceptable. As with the free movements of goods, discriminatory, अच्छा इसमें जो ऊपर पैरास में डिस्कशन हो रही है बेसिकली वो यही प्रिंसिपल कन्वे कर रहा है कि जो रूल्स फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पे अप्लाई होंगे वही सेम एप्लीकेबल होंगे फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर भी, लेकिन सर्विसेज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो इसलिए उनके ऊपर डिफरेंट डेरोगेशंस हैं, डिफरेंट जो है वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मेंबर स्टेट उस पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही सेम रहेगा जो आपने फ्री मूवमेंट ऑफ गुड पे अप्लाई करना है, वही सेम प्रिंसिपल होगा फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर। As with the free movements of goods, discriminatory measures can only be justified under the specific treaty provisions, whereas measures applying in a non-discriminatory way
indistinctly applicable measures or measures with effect on trade can fall foul of Article 56 TFEU provided they are not objectively justified. इसमें वही जो ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो सर्विसेज के ऊपर उसी सूरत में एप्लीकेबल होंगे या डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे जिनको ट्रीटी रिकग्नाइज कर रही है, ट्रीटी प्रोवाइड कर रही है। उसके अदर देन दैट कोई रूल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, a national rule restricting the freedom to provide services must be compatible with the requirement of Article 56. To do so, it must satisfy a four-part test as follows. The rule must be non-discriminatory. The rule must be justified by imperative requirements in the general interest. Non-discriminatory होना चाहिए। इम्पेरेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जनरल इंटरेस्ट, अगर कोई रूल ऐसा डेवलप किया जा रहा है तो उसमें जनरल इंटरेस्ट जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाए और जस्टिफाइबल हो। ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने उसमें अडॉप्ट की हैं वो जनरल इंटरेस्ट में हैं या नहीं। द रूल मस्ट बी सूटेबल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इट परसूज। मतलब वही जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात की हमने डिस्कस की है कि रूल जो है वो इतना सूटेबल होना चाहिए, ठीक है, जो आप उसकी रिक्वायरमेंट अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसके साथ प्रोपोर्शनेट होना चाहिए या उसके साथ जस्टिशिएबल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन बियॉन्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द रूल मस्ट नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, public interest grounds, restrictions to the freedom to provide services may be justified by the general good in case the court held that the right of a Portuguese company to provide construction services in France under Article 56 TFEU included the right for it to use its own employees to provide the services. The court dismisses France's concern that this might threaten the stability of the labor market in France as the activity would only be temporary. ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो इस केस में इसके फैक्ट्स है वो ये हैं कि पोर्तुगीज कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी फ्रांस में। तो फ्रांस का कहना ये था कि उनके जो वर्कर्स हैं या जो लेबर उन्होंने उसमें अपने अपने मुल्क की अपने नेशनल रखे हुए हैं और नेशनल्स नहीं होना चाहिए, वो फ्रांस के होने। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको उनके इस क्लेम को जो है वो डिनाई किया। ठीक है, और ये हमने क्या कि जो इनकी क्या कहते हैं लेबर की मार्केट है फ्रांस में उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बेसिकली जो केस लॉज है ना ये इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने देखिए लॉ बेसिकली कॉमन सेंस का नाम है। ठीक है, कॉमन सेंस को कोई भी चीज जो प्रिवेल करती होगी वो लॉ है। ठीक है, तब एक कंपनी है वो वैसे टेम्परेरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो आर्टिकल प्रोटेक्ट कर रहा है। आर्टिकल क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? जो टेम्परेरी सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो है वो आप डिस्क्रिमिनेटरी रूल या इनडिस्टिंक्टेबल रूल जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें दोनों चीजें उन्होंने डिसाइड कर दी। मैंने कहा एक तो ये उस रूल के अगेंस्ट है, दूसरा वो सर्विस जो है वो है ही टेम्परेरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है इससे कॉन्ट्रेरी बेसिक प्रिंसिपल है और आर्टिकल 56 से अगेंस्ट। In case when so two French companies providing services in Belgium were prosecuted for their alleged failure to comply with Belgian social legislation governing employment. Requirement to issue each worker with an individual record and other paperwork formalities in Belgium were held to be prohibited by Article 56-57 TFEU since such paperwork was already maintained in the home state, that is, it was imposing a dual regulatory burden.
However, it was lawful to require that the companies kept such documentation available in the host state so that later could monitor compliance with the national legislation on the safeguarding of workers. बेसिकली दो कंपनीज थी, वो बेल्जियम में सर्विस प्रोवाइडर थी। बेल्जियम का ये कहना था कि जो उनके वर्कर्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके इस क्लेम को कोर्ट ने डिनाई किया, क्योंकि वो अपने होम स्टेट के साथ वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है उनके पास, उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ था और वो जस्टिशिएबल था और वहाँ पे उनका पेपर वर्क कंप्लीटेड था। लिहाजा बेल्जियन कंट्री के साथ उनका पेपर वर्क दोबारा से करना जो है उनके पास डुअल बर्डन है। हाँ, लेकिन उसके साथ कोर्ट ने एक और प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि जो भी होम स्टेट है वो किसी दूसरी स्टेट में अगर कोई एक्टिविटी कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके जो वर्कर्स हैं उनका डाटा जो है वो उसको होस्ट स्टेट को प्रोवाइड करेगी ताकि वो उसको ज़रूरत पड़ने पे उसको चेक कर सके। ठीक है, ये कंडीशन ज़रूर रखी, लेकिन उन्होंने जहाँ पे बेल्जियम के अलग से रूल्स अप्लाई करने की बात हो रही है उसको उन्होंने डिफाई कर। However, the consideration of employee protection as a cross-border service rather than as a free movement of workers issue can create problems. Case concerned collective action organized by the Swedish Building and Public Workers Trade Union against a Latvian company level which had posted construction workers from Latvia to work on its building project in Sweden. The Swedish union sought to impose a blockade against the Latvian company, intending to force the company to sign a collective agreement respecting Swedish wage, condition, and employment terms. Level asked the police for assistance, but they explained that since the collective action was lawful under the national law, they were not allowed to intervene. The company was eventually forced to withdraw its workforce. The reference was from a court hearing its action for damages. अच्छा, इसका जो फैक्ट्स हैं उसमें ये है कि जो एक लिटिवियन कंपनी थी वो स्वीडन में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी और उन्होंने उसको जो स्वीडिश यूनियंस थी, लेबर यूनियंस थी, उन्होंने उनको फोर्स किया कि जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी वो फुलफिल करें। और उस एक्शन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, सारा कुछ किया। उसके अगेंस्ट उन्होंने पुलिस से जब मदद मांगी तो पुलिस ने भी उनको रिफ्यूज़ किया, लिटिवियन कंपनी को। ठीक है कि ये एक्ट जो है ये लीगल है, तो इसलिए हम आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी या लास्ट ऑप्शन थी वो ये थी कि उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया डैमेजेस की। Because of the temporary nature of the Latvian company's operation, the matter concerned the free movement of services under Article 56. The Court of Justice ruled that since the Latvian company protected its employees to the standards required by the EU law, an attempt to force it to comply with the further standard in Sweden breached its right under Article 56 TFEU. In deciding this, the court further expanded the scope of direct effect of Article 56 TFEU. ठीक है, वही सेम प्रिंसिपल इसमें भी कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि इसमें भी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यही हेल्ड किया हुआ है कि जो उनके रूल्स प्रिंसिपल जो अप्लाई कर रहे हैं वो उनके स्वीडन स्टेट जो उस पर एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रही है वो ऑलरेडी कंप्लाई करते हैं उनके रूल्स ईयू लॉ से, तो उनको एक्स्ट्रा बर्डनाइज करने की कोई तुक नहीं बनती और वो इलीगल। ठीक है, और ये ब्रीच है आर्टिकल 56 की। In addition to the protection of workers, the court has recognized the following public interest grounds: professional rules intended to protect the recipients of services। ठीक है जी, और उसके बाद है जी प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये केस लॉस की एग्जांपल्स साथ है। ठीक है, कंजर्वेशन। अच्छा, ये केस लॉस की एग्जांपल्स मैं इसलिए साथ मैंने मेंशन इसलिए की हुई है कि इनका रेफरेंस नंबर भी आगे डाला है। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको एज इट इज़ गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो इनके जैसे हम यहाँ पे जजमेंट्स आपने देखी हुई है कैसे रेफर की जाती हैं। रिसर्च वर्क किया हुआ है आप लोगों में से किसी ने? PLD होती है, ये इसी तरह इनके भी कोड्स हैं।
आज हम इनको गूगल पे सर्च करेंगे ना, यही रेलेवेंट जजमेंट मिलेगी, उसको रीड आउट एक दफ़ा लाजमी करना है, आपको मटेरियल मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ये याद रखें। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट देता है ना। इसी तरह बहुत सारे केसेस अब इसमें कॉमन नेम्स जो है ना वो भी यूज, ठीक है। जब तक आप ईयर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको केस मिलेगा नहीं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जी, कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज and dissemination of knowledge of the artistic and cultural heritage of a country. Cultural policy. Note that any limitation on services arising because of a public interest must be applied proportionately, equally and without discrimination. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का एक एज है ना, वो एक ग्रे एरिया है, ओपन स्पेस है, उसकी बेस पे आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन उसके प्री रेक्विजिट्स ये हैं कि वो जो भी रिस्ट्रिक्शन आप इम्पोज करेंगे वो इक्वालिटी बेसिस पे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, और उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेशनल और इंडिविजुअल्स के लिए जो अदर देन सॉरी नेशनल या अदर इंडिविजुअल्स जो दूसरे मेंबर स्टेट के नेशनल। Case illustrate the application of the principle of proportionality to the public interest justification. This case concerns the differential taxation of cable and satellite services. The court found that because cable services were not subject to the same taxation, the tax on satellite service interfered with the provision of services. ठीक है जी। The Belgian authorities justified the rule on the ground that it was necessary to control the uncontrolled proliferation of satellite dishes and thereby preserve the quality of the environment. The court decided that the tax exceeded what was necessary to achieve the objective of protecting the urban environment, as there were a number of other less restrictive measures by which the aims could be achieved. ठीक है। अब उसमें जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया था सैटेलाइट सर्विसेज के ऊपर, और उसके लिए और पब्लिक इंटरेस्ट किस चीज को उन्होंने आर्ग्यू किया या किस चीज को उन्होंने बेस बनाया कि ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। तो अगर हर बंदा ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, टैक्सेस इम्पोज कर दी, कि हमने टैक्सेस इम्पोज इसलिए ज्यादा किए हैं कि अगर ये सारे सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होगा उससे। तो कोर्ट ने कहा कि टैक्सेस जो उन्होंने आपने इम्पोज किए हैं वो एक्सीड कर रहे हैं उस रिस्ट्रिक्शंस को, जो आप रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं या रिक्वायरमेंट जो आपकी है गोल अचीव करने की, जो बेसिक इंटरेस्ट है, वो इससे लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स में भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो जो टैक्स एक्सीड किया गया है वो इलीगल है। Lastly, in case so the court found that although the protection of consumer against abuse of advertising constituted an overriding reason relating to the general interest which may justify such a restriction, it was subject to the principle of proportionality. Therefore, an Italian measures on television advertising which laid down shorter early limits for advertising for pay TV broadcasters for free-to-air broadcaster was found to be in principle compatible with the EU. ठीक है जी। Illegal services. Illegal services such as betting or gambling do not escape the application of Article 56. Yet it is often the case that such restrictions are based on the desire to protect the consumer, and in order to be justified on three grounds, on these grounds, they must be consistent with the principle of proportionality. ठीक है जी। अच्छा, इलीगल सर्विसेज में जो है वो भी आर्टिकल 56 जो है वो एप्लीकेबल होगा, और बेसिकली उसकी एप्लीकेबिलिटी का जो ग्राउंड है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। In case a student organization illegally distributed leaflets in Ireland about abortion services available in the UK, the court avoided having to decide whether legitimate interest was being protected by holding that, as the students were not themselves connected with the service providers, they are not covered by
आर्टिकल 56 ईयर की। अच्छा, अब यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है बेसिकली यही है, इंग्लैंड में तो जो अबॉर्शन है वो लीगल है, ठीक है। वो उन स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा हुआ है जिस तक आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, वीक्स और डेज स्पेसिफाई किए हैं, तब तक 26 वीक्स हैं। हाँ, 26, 27, 26 वीक्स हम और कुछ डेज, तो वो लीगल है, उसके बाद वो इलीगल कंसिडर किए। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आयरलैंड में वो प्रोवाइड किए लीफलेट्स, ठीक है, उनके ऊपर केस किया गया कि ये जो है इन्होंने जो लीफलेट प्रोवाइड किया, ये जो सर्विस प्रोवाइड किया, ये इलीगल है, ठीक है। उस पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, जिसके लीफलेट्स स्प्रेड किए गए हैं उसके सर्विस प्रोवाइडर ये नहीं है, तो लिहाजा इनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो लीफलेट प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है उनकी कोई यूनियन हो, जिसने वो स्पेसिफिक यूनियन हो जिसने वो प्रोवाइड की हो, या उनको रिन्यूमरेशन मिली हो वो लीफलेट्स जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने पे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, लिहाजा आर्टिकल 56 जो है वो आपकी केबल में, ठीक है जी। और चला गया। In case the court held that the UK rules against large-scale lotteries, which prevented the promotion in the UK of a German lottery, were justified in the light of specific social and cultural feature on each member state to maintain order in society, ठीक है। मतलब इसमें फैक्ट्स एक्सप्लेन नहीं हुए वे, बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, ठीक है सेम चीज़। एक लॉटरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक कंपनी यूके की अपनी, और दूसरी है जर्मन कंपनी, ठीक है। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, वो जस्टिफाइबल है कैसे, स्पेसिफिक सोशल एंड कल्चरल फीचर्स की वजह से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तो है दोनों में, ठीक है, तो उनकी वजह से जस्टिशिएबल रिस्ट्रिक्शन जो है उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। In case Portuguese rules restricting gambling to casinos or other licensed venues fell within the margin of discretion enjoyed by member states on grounds of social policy and prevention of fraud. However, in case when so Finnish rules that considered winning from lotteries held in other member states a taxable income, while holding that winnings from lotteries in field Finland were not taxable, were contrary to Article 56, ठीक है। अब डिस्क्रेशन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन आप इम्पोज कर सकते हैं कल्चरल और सोशल वैल्यूज के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अब जो फिनलैंड है, ठीक है, उनका रूल क्या था कि जो आप लोकल लॉटरी से जो मनी ऑब्टेन कर रहे हैं वो लेस टैक्सेबल है, रादर देन जो किसी और मेंबर स्टेट से आप लॉटरी विन करके ला रहे हैं वो मोर टैक्सेबल, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी भी है, ठीक है। डिस्क्रेशन इस हद तक है कि जो आपके सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स हैं वो इफेक्ट नहीं हो रहे, तो आप वो इफेक्ट हो रहे हैं तो आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा, ठीक है। There have been a number of other cases concerning gambling, such as case so and so, so and so cases. Later, in the later cases, the Netherlands prohibited the organization of gambling unless the organizer has been licensed by the state. It also limited the number of persons that can carry out such activity to one per one per each type of game. In both cases, the court confirmed that it was legitimate for a member state to restrict the liability of operators to organize gambling, and that it was permissible for the state to issue exclusive rights to do so. While it constituted a restriction of free movement of right, this could be justified for public order and consumer protection reasons. The court found that Netherlands was not obliged under the principle of mutual recognition to recognize the license to operate granted in other member states given the necessity to protect national consumers. बेसिकली नेदरलैंड ने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी जो गैम्बलिंग ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, ऑर्गेनाइजर को लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी थी कि एक ऑर्गेनाइजर एक गेम के लिए एक लाइसेंस ले सकता। ठीक है, गैम्बलिंग डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसमें गैम्बलिंग होती है, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, एक तो गैम्बलिंग के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करे, दूसरा एक ऑर्गेनाइजर एक गेम के लिए एक लाइसेंस ले सकता। मतलब एक ऑर्गेनाइजर किसी दूसरी गेम के लिए दो लाइसेंस एट अ टाइम नहीं रख सकता। ठीक है, वो एक ही लाइसेंस। ठीक है, और कोर्ट ने इसको जस्टिशिएबल कर इस रूल को जस्टिशिएबल इसलिए हेल्ड किया हुआ है क्योंकि ये उनकी कम्युनिटी के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए जो है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, द कोर्ट्स रीजनिंग contrasted controlled expansion with the dangers of gambling by applying the proportionality test. Lastly, in case, the Court of Justice held that a national measures prohibiting advertising of foreign casinos, although restricting the freedom to provide services, was justified by the objective of consumer protection. ठीक है जी, इसमें भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर रीजन जस्टिफाई की जा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट की बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पे अगर आप कोई प्रिंसिपल लेट डाउन करेंगे तो वो जस्टिशियबल प्रोपोर्शनेट है। एग्जैक्टली, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। In case the Court of Justice accepted that constitutional values protecting fundamental human rights could give rise to a justifiable limitation of the freedom to provide or receive services. It was argued that a German measure prohibiting a laser game in which people simulate gun battles with each other was in breach of Article 56 TFU. However, in Germany, such games were regarded as trivializing violence and infringing the fundamental right of human dignity guaranteed in the German constitution. The court said that the protection of fundamental rights is an obligation imposed by community law, even in relation to the four fundamental freedoms. However, the way such rights are protected might vary between member states. ठीक है, अब इसमें लेजर गेम की प्रोहिबिशन थी। ठीक है, और रीजन क्या थी उसकी प्रोहिबिशन की? हाँ, ट्रिविलाइजिंग वायलेंस का मतलब ये है कि अगर वो पब्लिक प्लेस पे या कोई गेमिंग जोन वो प्रोवाइड कर रहा है तो उस पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई वायलेंस देखा जाता है। ठीक है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है या लड़ाई तो मार कुटाई हो रही है, कोई मामला खराब हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर। ठीक है, तो वो फ्रीडम ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट की चीज, लेकिन उन्होंने जस्टिफाइड ऐसे किया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रही है चीज, तो ये जस्टिफाइबल है इसको इसके ऊपर बैन इम्पोज करना, और कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया उस केस के। हाँ, बिल्कुल, गेम नहीं, गेम का इशू नहीं था, झगड़ों का इशू। ठीक है, ये लिखा है ना, ट्रिविलाइजिंग वायलेंस एंड ये लास्ट फिफ्थ लाइन, द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। गेम रिगार्डेड एज ट्रिविलाइजिंग वायलेंस ना, और कैसे होगी मुझे बताएं, वायलेंस कैसे होगा? गेम खुद तो वायलेंस नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है, उसके प्लेयर्स होंगे वो वायलेंस क्रिएट करेंगे ना। ठीक है, रीजन क्या बन रही थी? नहीं, रीजन वो झगड़ा होता किस वजह से था? वाइस वर्सा है ना, कान को ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े हाथ में। पबजी।
तो पंजाब गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था ना बैन पबजी के ऊपर, बीच में जब यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली देखें, अब गेम के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, वो इलीगल एक्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई ऐसी चीज क्रिएट हो रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो अगर आप उसको बैन कर दें, और जो मैंने आपको बार बार एक चीज समझाता हूँ, उसको उस प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखें कि कोर्ट किन कंडीशंस में जाके इस चीज को जस्टिशिएबल जो है वो हेल्ड कर देती है। ठीक है, किन कंडीशंस में जाके। अब बार जगह पे वो जो प्रिंसिपल है या वो सर्विस जो है वो इलीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही है या इंडिविजुअल के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, चीज इलीगल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं जो इलीगल, तो अगर उस लीगल चीज को बैन कर देते हैं वो जस्टिसेबल, वो आर्टिकल 50-60 इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो। पता नहीं है, मैंने सुना ही था, देखी नहीं है। अली बता सकता है, हमें बेहतर गाइड करेगा इसका। इसकी सोशल मीडिया पे ग्रिप अच्छी है। हाँ, तो मैंने सुना हुआ है, उसके वाले से देखा कुछ नहीं है बस ऐसे। हाँ, ऐसे बहुत र्यूमर्स बहुत सारे थे कि ब्लू वेल में एंड में वो ऐसा काम करवाते हैं कि बंदा सुसाइड कर ले या कोई ऐसा मामला हो। हाँ, तो यही सेम ये वायलेंस क्रिएट कर रही थी, सच पे बैन कर दिया। 5 मिनट हैं। इट इज नॉट indispensable in that respect or the restrictive measure issued by the authorities of a member state correspond to a conception shared by all member states as regard the precise way in which the fundamental right of or legitimate interest in question is to be protected। ठीक है जी, वही बात यहाँ पर डोज करती है। The German prohibition was therefore justified under Article 52 TFEU on public policy grounds. From the cases in the above sections, we can see that applying the proportionality test to rules on services, the court pays great attention to the nature of the service involved. The more serious the risk of harm to the public, the more likely is that restriction will be allowed. ठीक है, the less the risk, the more likely that the restriction will be considered as in breach। ब्रॉडली स्पीकिंग, अच्छा ये इसके बाद डायरेक्टिव्स आ गए हैं जी, वो कंक्लूड हो गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई चीज अंडरस्टैंड करने वाली है? Harmonization, the service directive and beyond. Broadly speaking, the directives on services is aimed at facilitating the free movements of services by removing legal and administrative barriers to trade in the service sector. It places a number of procedural requirements on member states to ensure that the procedure and formalities that apply to services are kept simple and that relevant formalities can be addressed at a single point of contact. Whilst name the service directives, it also contains provisions on establishment। जिन चीज़ों को ट्रीटी प्रोविजंस कवर नहीं करेगी, उसके लिए डायरेक्टिव्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव का बेसिक पर्पस वो यही था कि जो लीगल हर्डल्स हैं, लीगल बैरियर्स हैं, इवन लीगल बैरियर्स जो हैं वो भी अगर इम्पोज किए जा रहे हैं ट्रेड में, सर्विसेज में या फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स में, तो उनको रिमूव किया जाए। ठीक है, और वो जितनी रिस्ट्रिक्शन है वो एक सेम पॉइंट पे, वो सेम कॉन्टेक्ट में। ठीक है, while the service directive is intended to be general in nature, several services activities, including many of those considered in case law by the court, are excluded from its scope। Composite services have both an online and offline element, such as, for instance, those provided by companies such as Uber or Airbnb। अभी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। The legislative framework distinguish between the so-called information society service that can be provided cross-border freely with member state prohibited
in principle from introduces system of authorization, and the material service provided, which depending on its nature might not be subject to free movement of services at all, or for which a system of authorization could be put in place, etc. Determining what the prevailing element in is in the case of composite service is thus indicative of the applicable legal basis and has massive consequences for the liberalization of certain activities. For instance, in case the court held that an intermediation service such as Uber, which connect by smartphone application and for remuneration, non-professional driver using their own vehicle with person who wish to make urban journeys must be regarded as being inherently linked to a transport service. The consequence was that Article 56 does not apply to such operations, and it is for the member state to regulate the condition under which such services are to be provided in conformity with the general rules of the TFP. अब बेसिकली ये वो सर्विस है जो हमने तीन पढ़ी थी, उनमें से एक थी जिसमें सर्विस प्रोवाइडर मूव कर रहा है, एक में रेसिपिएंट मूव कर रहा है, तीसरी में टेलीकम्युनिकेशन थी। बेसिकली ये ऐप है। उबर का आप लोगों को पता है, एयरबीएनबी का पता है, एयरबीएनबी के नहीं पता। एयरबीएनबी जो है ये आप किसी भी जगह पे जाए तो आप अगर बुकिंग चाहिए तो आप एयरबीएनबी पे इंटरनेशनली ये ऐप रन है, ठीक है। आप आउट ऑफ कंट्री भी जाएं तो वहाँ पे भी आप एयरबीएनबी यूज़ करके अपने लिए कोई रेजिडेंस जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों सेम काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जो उबर की सर्विस है, अगर वो किसी और जगह पे किसी और स्टेट में वो रन कर रही है, किसी और मेंबर स्टेट, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। एक ड्राइवर होगा, और एक ड्राइवर जो है वो एक पैसेंजर को किसी को भी पिक करेगा। वो नेशनल भी हो सकता है, किसी दूसरी कंट्री का भी हो सकता है। ऊपर के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर से रिलेटेड होंगे, ड्राइवर से रिलेटेड होंगे। लेकिन जो नेशनल स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट है अपने नेशनल को या फॉरनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्राइवर तो किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि ऊपर के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ उनका नेक्सस होना चाहिए, उनको वहां पर रजिस्टर। रीजन क्या है कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी वो कंप्लाई कर रही होगी नेशनल रूल्स के साथ, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जहाँ पे रिक्वायर्ड है या पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी जहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहां पे उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को लोकल कंपनी के साथ रजिस्टर करे, उसके बाद वो उबर रन करे। उबर तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने एक दफा मोबाइल में उबर इंस्टॉल कर ली, आप यूरोप में यूज करें क्योंकि ये गूगल के साथ अटैच है, यूरोप में यूज करें, जिस मर्जी जगह पे यूज करें, आपको वहां पे जाके नई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी ऐप को रन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन वहां का जो ड्राइवर होगा, क्योंकि उसने लोकल जो पब्लिक है उसको डील करना है, नेशनल्स को या टूरिस्ट को, तो इसके लिए लॉस की कंप्लायंस के लिए रिक्वायरमेंट है तो सर्विस प्रोवाइडर, तो इसके लिए बैरियर तो नहीं होना चाहिए इस किस्म का। तो डुअल बर्डन आ गया, एक उबर के साथ रजिस्ट्रेशन, दूसरा लोकल कंपनी के साथ। लेकिन जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है, ठीक है। तो उस पे उन्होंने ये इम्पोज कर दी है कंडीशन कि वो इसको अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ही उसके बाद बिजनेस का, ठीक हो गया जी। Conversely, service provided by intermediaries such as Airbnb that connect to electronic platforms for remuneration potential guests with potential host of accommodation services were considered to fall under the definition of information society service. Unlike Uber, the service provided by Airbnb was considered independent from the accommodation service facilitated by the platform. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप कोई जगह देख रहे हैं,
ठीक है, कोई रेजिडेंस आप देख रहे हैं लोकली या इंटरनेशनली, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा आपका डायरेक्टली आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, ठीक है। डायरेक्टली आप कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, आप अपनी मर्जी से वो चीज़ पसंद करेंगे, वहां पे जाके रहेंगे, सारा कुछ करेंगे, रेट आप अपनी मर्जी के तय करेंगे, सारा कुछ होगा, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करता है एज कम्पेयर टू, ठीक है। दोनों बेसिकली हैं इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स, नेचर सेम है, क्योंकि सर्विस डिफरेंट है इसलिए उनकी रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट। ब्रेक तो नहीं करनी। The main difficulty with these cases is that there is a web of legal provisions that can be of relevance, all with different conditions of applicability and entailing different legal consequences for the traders. Given their outdated nature, these provisions are no longer suitable to protect individuals and marketers against abuse. In this context, a welcome initiative is the digital service. अच्छा, basically इस इस कॉन्सेप्ट को जो हमने ऊपर डिस्कस किया है इसको आउटडेटेड कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिविजुअल्स और मार्केट्स में जो इनके थ्रू या लीगल जो या वेबसाइट्स के थ्रू जो फ्रॉड हो रहा है या लोगों का अब्यूज किया जा रहा है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। उसके लिए उन्होंने एक और सेक्टर डेवलप कर दिया, ठीक है। वेलकम इनिशिएटिव इज द डिजिटल सर्विस एक्ट package introduced by the European Commission in December 2020. The ambition is to put in place a modern legal framework ensuring both the safety of users online and the growth of innovative digital business. The package consists of Digital Services Act and the Digital Market Act. ठीक है जी। अच्छा, मार्केट से रिलेटेड भी और सर्विसेज से रिलेटेड। फ्रॉड तो हो रहे हैं लेकिन इनको इसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, बेसिकली उसमें उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए लेकिन उसको उस लेवल पे एडवांस एडवांस नहीं किया। एडवांसमेंट हमेशा याद रखिएगा एवोल्यूशन के साथ आती है, जो जैसे जैसे आपको नई नई चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में देखने को मिलेंगी उसी तरह आप रूल्स अडॉप्ट करें। अब ये भी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता लेकिन एक स्टेप है टूवर्ड्स पब्लिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने ये दो चीज़ें प्रोटेक्ट की, डिजिटल सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। Digital Service Act provides obligation for all digital service connecting consumer to goods, service or content as well as procedures for the protection of human rights and the rule of law. While it does not modernize the e-commerce directives, it only repeals it in parts. ठीक है जी। जो ई कॉमर्स से रिलेटेड डायरेक्टिव्स हैं ना उनको इसने मॉडर्नाइज नहीं किया या उनको चेंज नहीं किया लेकिन उसके कुछ रेलेवेंट पोर्शंस को इसने रिपील किया, ठीक है। द डिजिटल मार्केट एक्ट इम्पोजेस बाउंड्रीज ऑन बिहेवियर ऑफ इंटरनेट जाइंट्स preventing these digital gatekeeper platforms from engaging in unfair practices। अब इंटरनेट जाइंट्स कौन से हैं? आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, और कौन सा, स्नैपचैट, अली जी। क्या कहा था मैंने? सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन होती है भाई के पास, तो इनको कंट्रोल के लिए, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पीपल, discrimination on ground of nationality in relation to freedom of establishment is prohibited under Article 49 TFEU. This principle was upheld in case so and so, in which the UK's attempt to impose residence and nationality requirement for those operating fishing boat was held to be unlawful. ये केस हमने स्टार्ट में पढ़ा। हाँ, ठीक है, ये वही केस उसी उसी से रेलेवेंट डिस्कशन। The wording of Article 49 TFU suggests that it only applies to rules which discriminate
against non-national. However, Article 49 TFU has been extended to encompass national rules which are indirect discriminatory. This is based on the understanding that such measures are more difficult for non-nationals than nationals to comply with. In case the Court of Justice held that Italian rules prohibiting the establishment of chambers by non-national lawyers, अच्छा पिछले टॉपिक में क्लियर है ना चीजें, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, सारी चीजें की हुई, ठीक है। हाँ, Italian rules prohibiting the establishment of chambers by non-national lawyers in the host state could only be imposed on non-nationals if four conditions were met. The rules were applied in a non-discriminatory manner. They were justified by an overriding जनरल इंटरेस्ट। ओवरराइडिंग का मतलब पता है? हाँ, किसी मतलब आप एक रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरराइड कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। दे वर अ सूटेबल मींस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, दे डिड नॉट गो बियॉन्ड व्हाट वाज नेसेसरी। दिस इज द सेम टेस्ट एज प्रोवाइडेड इन द केस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स डॉक्ट्रिन। प्रीवियस टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। इन दिस केस द कोर्ट ऑफ जस्टिस explicitly widened the scope of Article 49 TFEU to cover non-discriminatory rules which are liable to hinder or make less attractive the exercise of fundamental freedoms guaranteed by the treaty। ठीक है, इसमें उन्होंने इसका बेसिकली इस केस का पर्पस ये है कि इस केस में प्रिंसिपल ले डाउन किया जिसमें उन्होंने इसके स्कोप को वाइड किया, ठीक है। Freedom of establishment in companies. The right of establishment is described in Article 49 TFU as the right of a natural person or a company to settle in a member state and to pursue। अच्छा, ये नेचुरल पर्सन की बात इसमें की हुई है, कंपनी को भी पर्सन कंसिडर किया है, ठीक है। कंपनी भी पर्सन कंसिडर होती है, लेकिन नेचुरल पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल होगा और कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नेचुरल पर्सन का वर्ड यूज किया। कंपनी टू सेटल इन अ मेंबर स्टेट एंड टू परस्यू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर। दिस इंक्लूड्स द राइट टू स्टेप अप एंड रन अ कंपनी and the right to pursue an occupation in a self-employed capacity, ठीक है। Article 49 covers the right for individuals as well as company and firms which are defined in Article 54 TFU as those constituted under civil or commercial law. This definition encompasses cooperative societies and other legal persons but excludes non-profit making organizations, ठीक है। बेसिकली टाइप्स इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की कौन कौन सी टाइप्स है, ठीक है। प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट इज वेयर अ पर्सन और कंपनी गोज टू अनदर मेंबर स्टेट and permanently establishes there. Secondary establishment is where a person company established in one member state also established in another member state, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कोई चीज अनक्लियर? अली प्लीज, आप कोई सवाल करना चाहें, आपकी आंखों में कोई सवाल था? ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट where a person or company goes to another member state and permanently establishes there, ठीक है। Secondary establishment is where a person or company established in one member state and also established in another member state। हाँ, मतलब इस एक से जायद में भी होता है, ठीक है। प्राइमरी वो है जो सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक किसी मेंबर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है या एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जो सेकेंडरी है उसमें ये एक से जायद है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू अनदर मेंबर स्टेट, प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी। इन केस the Daily Mail claimed that the UK statutory requirement that companies transferring their central management abroad must obtain treasury permission first was an obstacle to the freedom of establishment. The court held that because of the wide variation in company law across the Union, Article 49 TFEU conferred no directly effect right to transfer a company's principal place of business to another member state without restrictions,
ठीक है, अब ये एक और कंडीशन आ गई है। ठीक है, चूंकि आर्टिकल 49 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को डील करता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में अगर उस बिजनेस का ट्रांसफर है, ठीक है, तो उसको डील नहीं कर रहा वो, तो इसलिए अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं किसी दूसरी मेंबर स्टेट की, तो वो आर्टिकल 49 के अंडर फॉल नहीं है। ठीक है, इस केस के अंदर। ठीक है जी। In case the court ruled on the ability of companies to conduct cross-border conversion of their establishment into another member state, this case concerned a cross-border conversion of a company established under Italian law into a company incorporated under Hungarian law. Under Hungarian law, only companies incorporated under Hungarian law were allowed to convert. Okay. The court noted that in the absence of a uniform definition of companies in EU law, the host member state may determine the national law applicable to such operations and apply the provision of its national law that govern the incorporation and functioning of companies. ठीक है जी। However, the Court of Justice also found that, अच्छा इससे पहले हम प्रिंसिपल यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अगर रिक्वायरमेंट उसने अपने होम स्टेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल की हुई, ठीक है, और वो होस्ट स्टेट में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपलसरी नहीं है कि वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये बात हो रही है कि अगर वो कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या उसको दूसरी जगह पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी दूसरी मेंबर स्टेट में, तो फिर उसको नेशनल लॉ की कंप्लाइंसेस जो है उस पर कंपलसरी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। However, the Court of Justice also found that national provision which prohibit companies from another member state from converting must be examined in light of freedom of establishment by providing a बात वही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफरेंस की आ जाती है। ठीक है, एप्लीकेबल नेशनल लॉज ही होंगे, लेकिन आपने इसमें लेट डाउन क्या कर दिया प्रिंसिपल, क्या आपने प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं है। By providing only for the conversion of companies which already have their seat in Hungary, the Hungarian national legislation treated companies differently. Since such a difference was likely to deter companies which have their seat in another member state from exercising the freedom of establishment, it amounted to an unjustified restriction on the exercise of that freedom. ठीक है जी। Secondary establishment, in case the court ruled that the right to set up branches in another member state, including the right for a lawyer to set up more than one place of work subject to the professional rules of conduct. At that time, there was no directive coordinating national provision governing access to and the exercise of legal profession. The French rules restricted French lawyers' membership in only one local bar. Nevertheless, there was the possibility for a foreign lawyer to have an office in another country. Okay? Therefore, even if national rules provide that someone may only have one professional location, this does not preclude a lawyer from another member state from setting up an office in another. ठीक हो गया, दोनों जगह पे ऑफिस बना। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे। पहले तो बिल्कुल टोटली प्रोहिबिट था ना कि वो वहां पे जो दूसरा मेंबर स्टेट है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकता किसी और मेंबर स्टेट। ठीक है, differences in national company law mean that it may be easier to establish a business in another member state. In case the issue was whether a company could establish in the UK but then carry out its business activities in Denmark through a branch set up there, the Danish authority refused to register the Danish branch on the basis that it would in fact be the principal establishment of the company. The Court of Justice held that Danish authorities were not entitled to refuse registration of the branch. It was not in itself an abuse of Article 49 TFU for national of one member state to choose to form a company in another member state whose rules on company law were less restrictive. ठीक है, वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि टैक्सेशन लॉज में डिफरेंस हो सकता है, एक मेंबर स्टेट जो है ज्यादा टैक्स जो है वो
ऑब्टेन कर रही है या चार्ज कर रही है और दूसरी मेंबर स्टेट जो है वो उससे कम कर रही है, तो ये प्रिंसिपल जो है वो इस चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। वो अपने जो ब्रांच ऑफिस है या एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी और स्टेट में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। In case a company established in the UK that sought to set up a secondary establishment in the Netherlands was subject to certain requirements under Dutch law, namely a minimum share capital and the requirement of director's liability. ठीक है? While accepting that some restriction might be permitted if justified and proportionate, the court held that these restrictions were disproportionate to the objective of protecting creditors and ensuring effective tax inspections and fairness in the business dealing. ठीक हो गया? उन्होंने कहा जो ये कंडीशंस इन्होंने इम्पोज की हैं, ठीक है, ये फेयर बिजनेस डीलिंग के अगेंस्ट, ठीक है, और जो क्रेडिटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, उनके भी जो राइट्स हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो। Taxation and of companies are Article 49 TFE. In case court was required to consider a UK tax law according to which it was possible for a parent company and its subsidiaries, which are all resident in the UK, to deduct losses incurred by one member of the group against the taxable profit of other companies of the group. ठीक है, अब एक लेट सपोज एक कंपनी जो है वो यूके में बनी हुई है और उसकी सब्सिडरीज हैं बाकी सारी जगह, तो अगर उनके ज़्यादा प्रॉफिट वो वहाँ से गेन कर रही हैं, तो प्रिंसिपल जो कंपनी है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल और सब्सिडरीज का कॉन्सेप्ट पता है, एक कोई बड़ी कंपनी होगी उसके अंडर छोटी छोटी कंपनीज जो है वो रजिस्टर होगी, ठीक है, तो वो अपनी बाकी सब्सिडरीज से भी टैक्स ऑब्टेन कर सकती है अगर उनका प्रॉफिट। This was not possible, however, when the subsidiary that has incurred the loss was established in another member state. Subsidiaries of Marks and Spencer, established in Belgium, France, and Germany, had incurred losses and had been closed down. It was argued that this UK tax law was in breach of the freedom of establishment. The ACJ agreed, finding that the fact that those losses could not be offset against the profits of parent company in the UK was breach of Article 49 TFE. Basically, जब वो लॉसेस सफर कर रही थी सब्सिडरीज, अच्छा एक जगह पे प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर लॉस सफर कर रही है तो वो अपनी सब्सिडरीज से उस लॉस को ऑफसेट कर सकती है, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो सब्सिडरीज हैं अगर वो लॉस सफर कर रही हैं तो प्रिंसिपल जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये आर्टिकल 49 के अगेंस्ट, ठीक है। द कोर्ट एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन बट put forward by the UK गवर्नमेंट विच इंक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल द आर्ग्यूमेंट, अब ये उनकी जो चीजें कोर्ट ने एक्सेप्ट की हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। The argument that companies might always to use the tax relief from losses against taxable profit received in the country with the highest rate of tax, ठीक है। Nevertheless, these particular tax provision, अब tax payers होते हैं उनके different benefits भी होते हैं ना, उससे related discussion। Nevertheless, these particular tax provisions were not proportionate in this case, as they extended to circumstances where the subsidiary incurred losses but then had ceased business. Therefore, there was no possibility for those losses to be offset against taxable profits in the member state in which the subsidiary was established. If the company could not do this, it would lose the benefit of being able to offset its losses against tax altogether. ठीक है? Case was concerned with whether it was an abuse of the freedom of establishment for a company established in a member state to set up and capitalize companies in another member state solely to make advantage of a more favorable tax regime. The court held that it was not an abuse. However, it did state generally that national measures to prevent an abuse could be objectively justified if they were designed to prevent artificial arrangement to escape the tax normally
due on the profit generated by activities carried out in that company. ठीक है. In case was concerned with whether it was abuse of the freedom of establishment for a company established in a member state to set up capitalized companies in another member state solely to take advantage of a more favorable tax regime. हाँ, ठीक है. टैक्स regime, the court held that it was not an abuse. मतलब अगर वो वहां पे लगा रहे हैं तो ये अब्यूज नहीं है प्रोसेस का नेशनल स्टेट के. नेशनल स्टेट ज्यादा ऑब्टेन करे टैक्स. अगर वही जैसे लेट सपोज आप कंसिडर करें बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही जैसे साथ है, ठीक है. तो जो कंपनीज यहाँ पे उन पर टैक्स इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यही सेटअप आप बांग्लादेश में लगाए तो वो कम हो. ठीक है, आपके ऊपर टैक्स भी कम होगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी, सारा कुछ कम होगा. तो अगर आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए बांग्लादेश जाते हैं तो आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं पे इन्फ्रिंज नहीं होता इसमें. ठीक है. तो कोर्ट ने उसमें इन्हें डिक्लेयर ये केस किया होगा जिसमें उन्होंने ये कहा होगा कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, टैक्स से बचने के लिए काम किया जाए. कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया. द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट एन अब्यूज. हाउएवर इट डिड स्टेट जनरली दैट नेशनल मेजर्स टू प्रिवेंट एन अब्यूज could be objectively justified if they were designed to prevent artificial arrangements. ठीक है, to escape the tax normally due on the profits generated by activities carried out in that country. अब आगे उन्होंने इसको मजीद क्लैरिफाई किया है कि उस सूरत में ये जस्टिफाइड होगा ये स्टांस कि ये जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया जा रहा है टैक्स का, अगर कोई कंपनी आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स करे, ठीक है, अपने नेशनल कंट्री में उस टैक्स रिजीम को एग्जेम्प्ट करने के लिए या उससे बचाव के लिए, ठीक है, अगर वो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करता है किसी और मेंबर स्टेट में, वो प्रोहिबिटेड होगा. लेकिन अगर कोई सेटअप इस पे लगा रहा है कि वहां पे टैक्स रिजीम जो है या टैक्स जो है प्रॉफिट के ऊपर वो कम है, तो वो अब्यूज नहीं है. ठीक है, अनलेस अनटिल के वो कोई फेक अरेंजमेंट्स कर उस टैक्स को अवॉइड करने के. Derogations from the freedom of establishment. Article 51 TFEU allows member states to exclude activities concerned even occasionally with the exercise of official authority. Article 52 TFEU provides for derogation from the right of establishment and right to provide or receive services on the same grounds as for workers, namely public policy, public security, and public health. In addition, the court has recognized a broader category of additional public interest grounds or objective justifications similarly to contexts of the free movements of goods and the free movements of services. As with the freedom, अच्छा ये अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा याद रखने हैं. सर्विसेज और गुड्स के ऊपर सेम एप्लीकेशन. ठीक है, सर्विसेज की कैटेगरीज को उन्होंने डिफाइन कर दिया, मजीद फर्दर एलेबोरेट कर. तो बेसिक प्रिंसिपल रहेंगे ना फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बिटवीन ईयू मेंबर्स से, वो सेम रहे. ठीक है, और सर्विसेज वेरी करती हैं तो इसलिए सर्विसेज की हद तक जो है वो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट मेजर चीज है या है, पब्लिक इंटरेस्ट में ही आ जाते हैं सोशल और हेल्थ इश्यूज भी. ठीक है, बेसिक जो आपको इसका प्रिंसिपल मिलेगा वो बेस कर रहा होगा पब्लिक इंटरेस्ट पे. ठीक है. In addition, the court has अच्छा ये हो गया. As with the other freedoms, derogation from the freedom of establishment are subject to compliance with the principle of proportionality. ठीक है. Limitation on grounds of public policy, public security, and public health. These exceptions, as well as being established in the cases concerning the free movement of workers, also apply the establishments and services. In joint cases, the court held that German rules that required that certain medicines could be supplied by qualified pharmacists would be considered as an obstacle to trade. However, these were in fact justified on the ground of protection of human health. Since non-pharmacists by definition lack the training,
experience and responsibility equivalent to those of pharmacists and consequently do not provide the same safeguards, it follows that a member state may take the view that the operation of a pharmacy by a non-pharmacist may represent a risk to public health. पब्लिक इंटरेस्ट वाली भी बात आ गई, पब्लिक हेल्थ वाली बात, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। लास्टली, in case the court found subject to certain consideration that the refusal to recognize a qualification as a, ये हाइड्रोथेरेपिस्ट की बात हो रही है, which enabled an autonomous profession to be exercised in the issuing member state, constituted an obstacle to the freedom of establishment but could not be justified by the objectives of consumer protection or protection of public health. According to the court, there were less restrictive means to ensure consumer protection and public health than the exclusion of any partial access to the profession in the member state. ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये हाइड्रोथेरेपिस्ट हैं जो एक क्वालिफाइड डिग्री के साथ आगे एक किसी जगह पे बिजनेस रन करना चाह रहे हैं या पब्लिक हेल्थ में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें कोर्ट ने, अब ये दोनों जो है ना कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे के जजमेंट, ये भी रिलेटेड पब्लिक हेल्थ के ही, लेकिन इसमें कोर्ट ने जो है उस प्रिंसिपल को सेट असाइड किया, चूंकि इसमें और रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाए जा सकते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए, रादर आप उनको प्रिक्लूड कर दें, इस चीज से एक्सक्लूड कर दें कि वो वहां पे सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। Overriding reasons in the public interest case concerned Estonian law requiring public higher education providers to teach exclusively in Estonian with some exception. The court noted that even though the teaching content and the organization of education system falls into the ambit of national competence, the member state must observe union law, in particular the freedom of establishment. It concluded that the Estonian law constituted a restriction to this freedom, okay, as it rendered it more difficult for foreign higher education providers to establish themselves in Estonia, given that they would have been obliged to teach in official language of that country. Okay. The court went on to analyze justification and noted that the objective to stimulate the development and practice of the EU's official language could constitute a valid overriding reason in the public interest. The respect of national identities includes also the respect of official languages of the member state, and this is an area where member states enjoy discretion. Okay? But only to the extent that this does not undermine treaty freedom. On proportionality, the court noted that the measure was suitable to the objectives pursued as it was coherent and allowed exceptions compatible with international cooperation in education. The court looked at the necessity of the measures and apply a strict test, concluded that because the measure allowed for certain exception, it was not excessive. ठीक है, अब इसमें इस्टोनिया की जो रिस्ट्रिक्शन थी उनकी इस्टोनियन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को टीच करना, स्टडीज का करिकुलम प्रोवाइड करना, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसमें कोर्ट ने जो वैलिड रीजन दी हुई है वो ये है कि मेंबर स्टेट, एंड दिस इज the respect of national identity includes also the respect of official languages of the member state, and this is the area where member state enjoys discretion. ठीक है जी। हाँ ठीक है, आप बेसिकली वहाँ पे अपनी लैंग्वेज की जो प्रोक्लेमेशन है या उसको आप मज़ीद लोगों में अपनी जो एटलीस्ट लोकल पब्लिक है या आपके फॉरेनर हैं, ठीक है, उसमें उनको लोगों को आप कैसे वो सिखा सकते हैं,
अनलेस अनटिल के आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसके ऊपर बेस ना करे। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ पढ़ के उर्दू भूल ही जाते हैं। मतलब उसका नुकसान ये होता है कि आधा तीतर आधा बटेर, ना इंग्लिश आती है ना उर्दू। अल्लाह अल्लाह खैर सर। ठीक है, अभी भी हम लिटरेचर अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें उर्दू लिटरेचर आधी चीज़ें तो हमारे ऊपर से उड़ के निकल। However, a measure that would impose teaching in an official language with no exceptions would fail the proportionality test and would not be able to be justified on ground of defense and promotion of the national. ठीक है जी। Mutual recognition of qualification. Article 49 and 56 TFU या तो एक ही दफा ब्रेक कर लेते हैं, 12 खत्म करते हैं, उसके बाद से फोन करते हैं। And 56 TFEU have both been found by the court to have direct effect. Despite this, the Commission has embarked on a program to give further substance to the articles by drafting a number of specific directives primarily intended to provide for the mutual recognition of professional standards. Although such directives are not a prerequisite for the right of establishment or the free provision of services, they do make it easier for non-nationals to exercise these rights in particular fields in other member states. In the 1960s and 70s, myriad of directives were issued in various professional fields. However, many of these directives took a long time to draft and adopt and did not succeed in eliminating all the problems which arose in respect of the recognition of professional training and qualifications. The Commission therefore adopted a different approach, developing a general directive recognition recognizing professional qualifications. Basically, जो डायरेक्टिव्स हैं उनका मेन पर्पस ये है कि जो चीज़ें ड्यूटीज कवर नहीं करती वो डायरेक्टिव्स जो है वो उसको कवर करें। लेकिन किस चीज़ का? हाँ, डायरेक्टिव तो डायरेक्ट इफेक्ट ही होगा ना। तो बेसिकली डायरेक्टिव आप डिराइव कर रहे हैं ना सोसाइटी और मेंबर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप डायरेक्टिव्स अडॉप्ट कर रहे हैं। डायरेक्टिव्स का बेसिक पर्पस ये है कि जो चीज़ें ट्रीटीज जो हैं वो कवर नहीं कर पाएंगी उसको उन ग्रे एरिया को कवर करने के लिए डायरेक्टिव्स हैं, या जो न्यू सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे वो डायरेक्टिव के थ्रू जो हैं वो कवर हो जाए। द रिजल्ट वाज 3 directives adopted in the area: council directives and यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल directives। ये नंबर्स दिए हुए ये काउंसिल डायरेक्टिव्स, ये वाले काउंसिल डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये नंबर जो आगे स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं ये काउंसिल के जो ये डायरेक्टिव्स हैं ना ये इस प्रोफेशन के लिए या म्यूचुअल रिकग्निशन के लिए उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, all three of which have now been repealed and replaced by directive 2005/36 जी। This directive also incorporates the sectoral directives which cover the 7 professions of doctor, nurse, dental practitioner,
veterinary surgeon, midwife, pharmacist, and architect. Note that this directive is being reviewed by the Commission with a view to its modernization. आगे directive reference. ठीक है. See further directives on a proportionality test before adoption of new regulation of professions. ठीक है जी. The directive is based on two principles: one, mutual trust, and mutual recognition. For these to apply, however, the education or training must be comparable. For example, if there are significant differences between training periods, additional evidence of professional experience or additional examination may be required. ठीक है. अब उन डायरेक्टिव्स ने बता दिया कौन कौन की फील्ड जो हैं वो स्पेसिफिकली उनके वो डायरेक्टिव्स ने प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स आप अडॉप्ट करेंगे अगर किसी दूसरे मेंबर स्टेट में आप वो सेम चीज़ प्रैक्टिस करें. ठीक है. अच्छा, उनकी जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो भी बता दिए आगे. म्यूचुअल ट्रस्ट है और म्यूचुअल रिकग्निशन. ठीक है. लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो दूसरी स्टेट के साथ कंपैटिबल नहीं होंगी वहाँ पे एडिशनल एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एडिशनल एग्जामिनेशन में भी रिक्वायर्ड. ठीक है. मतलब आपका जो रिक्वायर्ड आपका एक्सपीरियंस है उसके अलावा भी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसका एविडेंस भी मांग सकती है, अदरवाइज तो वो नहीं मांग सकते. ठीक है. लेकिन स्पेसिफिक प्रोफेशंस में वो मांग सकते हैं. और अगर जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस का, मिसाल के तौर पे यूके में रिक्वायर्ड है कि आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे मेडिसिन की फील्ड में अप्लाई करते हैं एज अ डॉक्टर. ठीक है. तो आपका 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. और आप किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे वही एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल पे है. ठीक है. तो वो आपसे एडिशनल एविडेंस भी मांग सकते हैं या आपको बाउंड कर सकते हैं कि आप फर्दर एग्जाम्स दें ताकि आप उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकें. जैसे हम यहाँ से मास्टर्स करके जाएं तो बाहर हमारा ग्रेजुएशन ही कंसिडर होगा और उसको भी कंसिडर करवाने के लिए आपको जो है वो मेकअप ईयर लगाना पड़ेगा. ठीक है. The aim of the directive was to facilitate matters, not to make the implementation of the fundamental freedoms dependent on it. This was confirmed in the case of establishment. In case करने से उसकी सेल तो एनहांस हो सकती है लेकिन उसके प्रॉफिट रेशो में कमी आ सकती है. ठीक है. ये सारी चीजें डिस्कस करें. The aim of the directives was to facilitate matters, not to make the implementation of the fundamental freedoms dependent on it. This was confirmed in the case of establishment in case where the court found that even if there is no directive harmonizing national rules on the qualification required for a particular activity, Article 49 TFEU itself contains a directly effective prohibition of discrimination which can be relied upon. ठीक है. अगर स्टेट कोई एक्सेप्शनल रूल्स प्रोवाइड नहीं कर रही तो उसके बाद अगर कोई स्टेट कोई रिक्वायरमेंट रखती है तो वो आर्टिकल 49 के अंदर फॉल. ठीक है. In case the court said that in certain circumstances the authorities of a member state should recognize qualification obtained in another member state. Safi, a Belgian national with a Belgian law degree, had been allowed to take the French professional examination, but was then refused admission to the Paris bar because he did not have a French law degree. As authorities had accepted his Belgian degree as equivalent for academic purpose, the court found that it was indirect discrimination to then deny its equivalence when it came to professional practice. ठीक है जी. उसने स्टेट जो कोर्ट ने फाउंड कि जब जहाँ यहाँ पे अगर कोर्ट का वर्ड यूज होगा ना तो वो सिर्फ इसी की बात है. हाँ. ठीक है. कोर्ट फाउंड दैट इट वाज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन टू देन डिनाई इट्स इक्विवेलेंस व्हेन इट केम टू प्रोफेशनल. मतलब हाँ नहीं कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट ने तो क्लैरिफाई किया है इसमें. एम्बिग्युइटी है ही नहीं इसमें. कोर्ट क्लैरिफाई कर रही है कि डिस्क्रिमिनेशन है, इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. ठीक है.
कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप बाहर से आएंगे तो आपको फ्रेंच लॉ जो है वो आना चाहिए। वहाँ पे पेरिस बार का मेंबर बनने के लिए आपको फ्रेंच लॉ जो है वो आना जरूरी है। जब बेल्जियम ने उसको अप्रूव कर दी है, ठीक है, उसकी बेल्जियन लॉ डिग्री है, ठीक है, तो फिर ये कैसे ऐसा पॉसिबल है कि दूसरी स्टेट जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करे? तो ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। Similarly, in case the court took a step further, national authorities must compare the qualification held with the national requirements and accept them if they are equivalent. If not equivalent, the member state must also look at the additional knowledge and experience the person had gained in the vote state. वही जो एग्जामिनेशन की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। रीजन मस्ट बी गिवन फॉर द रिफ्यूजल टू रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन, और अगर उसकी उस क्वालिफिकेशन को भी वो डिनाई कर रहे हैं तो उसके लिए रीजन देंगे। एंड देयर मस्ट बी अ राइट जुडिशियल रिव्यू ऑफ सच रिव्यू, यानी वो आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फुली डिस्क्रेशन नहीं है। अगर वो उसको रिफ्यूज कर रहे हैं तो उस रिफ्यूजल का जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी उसके पास ऑप्शन जो है वो बचनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने डिनाई कर दिया तो उसके पास उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं। कैन नेशनल रिलाई ऑन आर्टिकल 49 TFU अगेंस्ट देयर होम स्टेट्स? अभी होस्ट स्टेट की बात हो रही थी, अब होम स्टेट का। आर्टिकल 49 TFU स्टेट दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल of a member state in the territory of another member state shall be prohibited. In the past, the Court of Justice has held that individual may not rely on Article 49 against their home state for the recognition of qualification received in another member state. However, where the matter is governed by a directive, they may rely on the directive against their home state. ठीक है जी। आर्टिकल जो जो स्टार्ट में जो उनका व्यू था कोर्ट्स का, वो यही था कि आर्टिकल 49 जो है वो एक्सटेंड नहीं होता टूवर्ड्स होम स्टेट, होम स्टेट पे होगा। और अगर इंडिविजुअल ने रिलाई करना था वो डायरेक्टर्स पे रिलाई कर, ठीक है, अपनी होम स्टेट को लायबल कर जनरली। नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 49 जो है वो डील ही कर रहा है कि इंडिविजुअल का होम स्टेट से किसी होस्ट स्टेट में एस्टेब्लिश करना, इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कंपनी की कैपेसिटी में या कोई एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये डील ही अदर मेंबर स्टेट को करना, तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा? लेकिन डायरेक्टिव्स हो सकते हैं डायरेक्टली एप्लीकेबल। Generally, the individual will be able to use Article 49 TFU in conjunction with the directive against their home state. In relation to services, there are many cases where the provider of service has used Article 56 TFU against the home state. A notable example is so and so Alpine Investment. Despite the substantive differences between the two freedoms, service involve a temporary performance of economic activity, which establishment involve a permanent move to another member state. ये तो हमने स्टार्ट में ये डिफरेंस पढ़ ली, ठीक है। नहीं 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 नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना वो डिफरेंट चीज है, वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ये सर्विस और एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है, सर्विस वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट और सेकेंडरी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। उसमें प्राइमरी एस्टेब्लिशमेंट में ये बात कर रहा है कि एक मेंबर स्टेट में आप एस्टेब्लिश करें, और सेकेंडरी में ये है कि एक से ज्यादा मेंबर स्टेट में एस्टेब्लिश, वो डिफरेंट चीज है। उसको सर्विसेज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। सर्विसेज और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलग थी, और प्राइमरी सेकेंडरी एस्टेब्लिशमेंट अलग। एस्टेब्लिशमेंट जो है परमानेंट नेचर का बिजनेस है, और सर्विसेज जो है वो टेम्पररी, ठीक है। The case law of the court on occasion seems to deal with the two freedoms simultaneously. It enjoined cases the court had to consider an Italian law which prohibited any derogation from the minimum fee for lawyers' services. The Court of Justice held this to be a restriction on the provisions of service under Article 56 TFEU
The prohibition deprived lawyers established in another member state of the possibility of requesting fee lower than those set by the state. ठीक है? And thereby competing more effectively with lawyers established in member state concerned who had greater opportunity for winning clients in lawyer established abroad. ठीक है? ये जो हमने competitive market वाली बात की थी, कंपिटेटिव मार्केट हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है? वो कंपिटेटिव मार्केट की बात ये की जा रही थी कि एक आग पे अगर सर्टन अमाउंट सेट कर दी है, मार्केट का कंपटीशन खत्म हो जाए, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे कोसा साहब जो हैं वो 1 करोड़ रुपया लेके बेल आर्ग्यू कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया जो है सेट प्रिंसिपल हो जाए, तो जो 1 लाख में या 10,000 में जिसने बेल आर्ग्यू करनी है, ठीक है, उसको तो मिलेगा ही नहीं क्लाइंट पे। तो एक सेट प्रिंसिपल हो गया कि भाई इससे कम में आप केस करेंगे, ठीक है? तो जो कम्पिटिटिव मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, और सर्विस प्रोवाइडर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इस पर एप्लीकेबल, ठीक है? It also limited the choice of service recipient in Italy because they could not choose to take advantage of services of lawyer established in another member state who would offer their services at lower rate than the minimum fee set by the scale in Italy. The Court of Justice held that it was for the National Court to decide whether the requirements were proportionate, but suggested it take into account any correlation between the level of fees and the quality of services provided by lawyers, and whether the setting of such minimum fee constitute an appropriate measure for attaining the objectives pursued. ठीक है? Namely the protection of consumer and proper administration of justice. साथ में चॉइस भी दे देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज भी कर देते हैं, साथ में चॉइस भी दे देते हैं, ठीक है? In a later case, the court ruled that the Italian legislation imposing maximum fee tariff for lawyers complies with the fundamental freedoms of the internal market. According to the court, Italian law did not deprive other member state lawyers of the opportunity of gaining access to the Italian market under condition of normal and effective competition. The court conceded that the Italian system of fee was characterized by a flexibility which appeared to allow proper remuneration for all types of services provided by lawyers. Such reasoning applied to both services and establishment. ठीक है? जस्टिशिएबिलिटी प्रोपोर्शनैलिटी की वाली बात, ठीक है? एक्सप्लेन कर दूं इसको? Recognition of third country qualification. In case a French national had qualified as a dentist in Lebanon, although Belgium had recognized his qualification, the court held that this recognition did not bind France. A bilateral arrangement whereby one member state accepted the qualification of a non-member state did not oblige other member states to accept them. ठीक है? अब ये पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ रिलेटेड बात है, ठीक है? तो इसमें कोर्ट ने डिस्क्रेशन ग्रांट किया है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की. However, in case an Italian national had qualified as a dentist in Turkey, his qualification was not recognized under the EU directives for dentists, but he had worked for 8 years in Belgium. He was refused employment in the German Social Security scheme and told he needed 2 more years training. Following, the court said that Article 49 required the German authorities to compare his qualification to see if he had covered the knowledge required and to take into account the experience gained in another member state when deciding whether its training requirements were met. ठीक है जी, अब ये 2 सेम एग्जांपल्स हैं, ठीक है? उसमें उसके पास एक्सपीरियंस है, पहले क्वालिफिकेशन का इशू है, दूसरे में एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में भी उनका जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है, लेकिन कोर्ट ने उसको ये कहा है कि जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है,
उसको कंसिडर करें और जो इसका एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर करते हुए उस मैटर को सॉर्ट आउट करें। कभी कभी ईसीजे भी कोई सियासी बयान देता है, कोई सियासतदान नजर आता है केस डिसाइड करते हुए, कहीं पे बड़े इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस के साथ चीज़ें इम्पोज करवा रहे हैं, कन्विक्शन के साथ इम्पोज करवा रहा है, कहीं पे डिस्क्रेशन दे देता है उनको चीज़ें अडॉप्ट करने की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन लेड डाउन बाय आर्टिकल 49 एज interpreted in case cannot be limited by terms of any directive. So the mere fact that a particular qualification is not listed in the directive giving automatic right to recognition does not mean a member state can refuse to accept it, even it was obtained in a non-member. ठीक है, उसी केस को आगे फर्दर एलेबोरेट कर रहा है कि एज इंटरप्रेटेड इन केस कैन नॉट बी लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ डायरेक्टिव्स। ठीक है, डायरेक्टिव जो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं उनसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप आर्टिकल 49 का स्कोप को, और mere fact that a particular qualification is not listed in the directive, मतलब कि कोई, जैसे हमने ऊपर रीड आउट किया कि कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जिनको उन्होंने अलाउ कर दिया, डायरेक्टिव में मेंशन कर दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद एक और डायरेक्टिव है जो अदर प्रोफेशंस को डील कर रहे हैं, तो अगर उससे हट के कोई ऐसी क्वालिफिकेशन आती है जिसको डायरेक्टिव डील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 49 के स्कोप से बाहर हो जाए। ठीक है, गिविंग ऑटोमेटिक राइट टू रिकॉग्निशन डज नॉट मीन अ मेंबर स्टेट कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, इवन इट वाज ऑब्टेन्ड इन अ नॉन मेंबर स्टेट। सिर्फ इसी बेसिस पे उसको इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता या डिनाई रिफ्यूज नहीं किया जा सकता कि वो जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो कुछ किसी दूसरे नॉन मेंबर स्टेट से उसने जो है वो अडॉप्ट की। ठीक है, अगर उसकी एजुकेशन जो है सर्टेन क्राइटेरिया मीट करती है तो फिर उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। The adoption of Council Directive on the condition of entry and stay of third country nationals for the purpose of a highly qualified employment. The Blue Card Directive goes some way toward providing highly qualified third country nationals with an efficient method for the probability of their qualification among EU member states. The Blue Card enables highly qualified third country nationals to enter, re-enter, and stay in the issuing member state, pass through other member states, work in a specific sector of employment, and enjoy equal treatment with nationals regarding, among other things, the recognition of diplomas. ठीक है, अब ये जो थर्ड कंट्री से जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, अगर वो वहाँ पे आके किसी मेंबर स्टेट में कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह वो किसी एक मेंबर स्टेट में वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह वो किसी और मेंबर स्टेट में भी सेम स्टेटस एंजॉय करें। ठीक है, जैसे वो एक मेंबर स्टेट में उनको राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो नेशनल को प्रोवाइड। ठीक है, ये रेपिटेशन है। After they have resided legally in a member state for 18 months, they may move to another member state to work in a highly qualified employment. Some restrictions apply, such as national limits on the number of non-national accepted under the Blue Card program. It is important to note, however, that according to protocols annexed to the treaties, the UK, Ireland, and Denmark do not take part in the directive and as such are not bound by it or subject to its application. डिस्क्रेशन देखे ना आप लाडले बेटे का, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो भी अब नॉन मेंबर स्टेट्स में कंसिडर की जाती हैं, तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आयरलैंड में भी नहीं है, डेनमार्क में भी नहीं, ये डायरेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप शेंजन वीज़ा लेंगे और यूके में भी काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यूके वाले अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक